AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब बढ़िया कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू दी अगेन नेक्स्ट वीडियो, जो कि है हमारी यूनिट 3 का पार्ट 3। ऑलरेडी हम अपना पार्ट 1 अच्छे से पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 भी अच्छे पढ़ चुके हैं एंड ऑल्सो हमने यूनिट 1 भी अच्छे से कवर कर लिया, यूनिट 2 भी अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर टू कट एक्सप्लेन्ड, चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो आज के जो टॉपिक्स होने वाले, आज हम किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बिफोर मूविंग दैट थिंग, फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशि रागा। यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ अच्छे से जो हमने बेसिक्स कवर करे थे यूनिट 1 एंड 2 में, वो कर लिए। अब हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा आपका एडवांस लेवल तक पढ़ा जाएगी वाली चीज। तो ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स कर लिए, जिसमें हमने किस बारे में प्रॉपर नॉलेज ली थी वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा रिकैप शेयर करूंगी। हमने बात करा था अपना नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, मेन टॉपिक ही हमारा नॉर्मलाइजेशन वाला है, राइट? कि हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है, राइट? आई होप सब बच्चे प्रीवियस वाली जो वीडियोस है वो देख के आ रहे होंगे, बट अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, जाइए पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो नॉर्मलाइजेशन, फंक्शन डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मल फॉर्म। अब मैंने बोला था कि नॉर्मल फॉर्म्स हमारे लास्ट टॉपिक थे, उसके अंदर बहुत सारे नॉर्मल फॉर्म होते हैं कि आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, BCNF है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी होता है। तो एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में भी ये चीजें गिवन है, तो डोंट वरी अबाउट इट, हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आज के टॉपिक्स होने वाले वो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे आज हम, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे एंड दी BCNF, यानी कि हम ये 4 नॉर्मल फॉर्म आज पढ़ेंगे। बाकी की जो 2 रह जाएंगी वी विल कवर इन दी नेक्स्ट वीडियो। देखो लेक्चर्स लेंथी होंगे, काफी बड़े होंगे, बट डोंट वरी, आप लोग ऐसी ही वीडियो के साथ बने रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, प्रॉपर मुझे बताइए क्या चीज समझ नहीं आ रही, सो दैट उस पार्ट को अच्छे से कवर अप किया जाएगा, अच्छे से इनहेंस किया जाएगा, जिससे आपको वो चीज कवर आ जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट टू दी स्ट्रेट टू दी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब देखो यार, हम पढ़ तो रहे हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती है, राइट? जब भी तो हम पढ़ पाएंगे कि फर्स्ट कौन सी होती है, सेकंड कौन सी होती है, थर्ड कौन सी होती है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कवर्ड हो गई है, तो हम वहां पे एक और बार देख लेंगे कि क्या होती है, बट स्टिल मैं बोलूंगी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा आप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, जिसका डिनोशन 1NF भी होता है। कहीं कहीं पर पता है आपकी जगह पे क्या लिखा आ जाता है, कहीं कहीं तो वो आपको प्रॉपर दे देंगे कि भैया ये क्या है, हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, राइट? कहीं कहीं तो आपको प्रॉपर ऐसे दे देंगे, वरना कहीं कहीं आपको क्या देंगे, ऐसे भी लिखे दे देंगे, 1NF लिख कर दे देंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो इन दोनों में से अगर आप कुछ भी देख लो तो इसका मतलब क्या होती है कि आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। नाम से भी क्लियर हो रहा है, बट पता होना चाहिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन करेंगे थोड़ा सा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ डेटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इंप्रूव द डेटा इंटीग्रिटी। अब रिडंडेंसी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम है राशि, मैं अपना नेम बार बार लिखूं, लाइक आई राइट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, 5 बार लिखती हूँ। अब ये सोचने लग जाएंगे कुछ बच्चे, तो दीदी तो पागल हो गई, क्यों अपना नेम बार बार लिख रही है? तो यही चीज हमारा डेटाबेस सोचता है, जब आप बार बार एक एक चीज की एंट्री कराए जा रहे हो तो कराए जा रहे हो, ऑलरेडी नेम एक बार एग्जिस्ट करता है, देन आप मल्टीपल उसकी एंट्रीज करा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, रिडंडेंसी बढ़ा रहे हो। ठीक है, हमें उस चीज को कम करना है और डेटा इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करना है, कि जैसे कि भैया यहाँ पे इंटीजर्स वाले नंबर होने चाहिए तो इंटीजर्स आए, यहाँ कैरेक्टर होना चाहिए तो कैरेक्टर आए, वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। तो ये बोले नॉर्मलाइजेशन क्या प्रोसेस है, आपकी जो डेटा है उसको ढंग से ऑर्गेनाइज करना है डेटाबेस में, जिससे आपकी एक तो रेडुडेंसी कम हो जाए और डेटा इंटीग्रिटी आपकी इंप्रूव हो जाए। और ये चीजें क्लियर भी हो रही होंगी बिकॉज आप लोगों को पहले और अच्छे से 2 लेक्चर्स में ये चीजें कवर अप हो चुकी है। इट इज अप्लाइड स्टेप बाय स्टेप इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये आपके स्टेप बाय स्टेप अप्लाइड होते हैं, जैसे कि 1NF, 2NF, 3NF, BCNF एंड एटसेट्रा, विच वी टॉक लाइक 4NF, 5NF। तो
आज तो हम ये मेन 4 ही कवर करेंगे, राइट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज द फाउंडेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फाउंडेशन है, सबसे पहली नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, 1NF, तो क्या है, फाउंडेशन है नॉर्मलाइजेशन की। अब जो डेफिनेशन होती है 1NF की, मैंने बहुत बार देखा है, इवन जब भी मैं सब्जेक्ट पढ़ती थी ना, तो एक प्रॉपर पैराग्राफ और लाइन में आ जाती थी। आई गॉट रियली कंफ्यूज कि मतलब क्या है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आई फेल्ट कि अगर ये चीज मुझे लग रही है तो यू आर ऑल्सो ए स्टूडेंट, तो ये चीज आई थिंक आपको भी लगती होगी कि भैया ये हमारी एटॉमिक वैल्यूज, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था कि व्हाट एग्जैक्टली एटॉमिक वैल्यूज इज, क्या होती है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसी चीज को कंफ्यूज ना करके कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस वीडियो के बाद कहीं और ना भटके, गूगल पे सर्च ना करो, चैट जीपीटी या बहुत सारे एआई टूल्स होते हैं उसमें सर्च ना करो, तो इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया सो दैट आप आसानी से वो चीज समझ जाओ, राइट। तो डेफिनेशन क्या है 1NF की, अ रिलेशन, जिसको हम टेबल भी बोलते हैं, सेट टू बी द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जब उसकी एटॉमिक वैल्यूज होंगी, मतलब each column must contain only atomic individual values, no repeating groups, sets or arrays are allowed। मतलब आपका ये टेबल है, आपके कॉलम्स हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो यूनिक होंगी, मतलब अगर यहाँ नेम है तो यहाँ नेम ही होगा, यहाँ एज है तो यहाँ एज होगा, यहाँ पे एड्रेस है तो यहाँ पे एड्रेस ही होगा। ऐसा नहीं एड्रेस की जगह आप दोबारा लिख दो एज, नो, दिस इज नॉट अलाउड। यहाँ लिखा भी है हर एक कॉलम कंटेन करेगा अपनी एटॉमिक इंडिविजुअल वैल्यूज, कोई रिपीटेटिंग ग्रुप्स नहीं होंगे, कोई एरेस, कोई सेट्स अलाउड नहीं होंगे। क्लियर। यूनिक कॉलम नेम्स, एवरी एट्रीब्यूट कॉलम मस्ट हैव अ यूनिक नेम, सबके यूनिक नेम होंगे, ऐसा नहीं कि आप एक ही नेम रिपीट करो, नो। नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, अ सिंगल सेट शुड नॉट स्टोर मोर देन वन वैल्यू। आपको पता है ये हमारा क्या होता है, मैं दूसरे पेन से डिनोट करती हूँ जिसे क्लियरली आपको दिखे। ये क्या होता है, हमारा एक सेल होता है, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब नेम है तो राशि ही होना चाहिए नेम, राइट। ऐसा ना हो कि राशि भी लिख रहे हो और इसके बाद XYZ एक और नेम लिख रहे हो, नहीं, एक सेल में दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ये अलाउड नहीं है, सिर्फ ये अलाउड है। लिखा है सिंगल सेट शुड नॉट स्टोर मोर देन वन वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा होगी तो फिर वॉयलेट कर जाएगा हमारी 1NF की कंडीशंस को। Order doesn't matter, the order of rows and columns in a table is irrelevant, in short, one row, one column, one value only। देखो आपका ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता, बस इतना होना चाहिए, आपका अगर एक कॉलम है, जैसे यहाँ पे एक ही आपका कॉलम है, उसमें एक ही रो होगी, एक रो ये हो गई, उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, बस। 1NF इन शॉर्ट क्या बोल रहा है, मुझे सिर्फ एक एक चीज चाहिए, मुझे मल्टीपल चीजें नहीं चाहिए, नाम से पता चल रहा है। वन मतलब मुझे सिर्फ एक चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक रो चाहिए, मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए, एंड मुझे मेरा जो सेल है उसमें भी क्या चाहिए, एक ही वैल्यू चाहिए, उसको सारी चीजें क्या चाहिए, एक चाहिए। क्लियर। अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर 1NF किस कंडीशन के बेस पे होगा, उसके एटॉमिक वैल्यूज पे यूनिक कॉलम नेम्स होने चाहिए, आपकी कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होना चाहिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बिकॉज व्हेन आई स्टडी दैट सब्जेक्ट आई रियली गॉट कंफ्यूज्ड व्हाट एग्जैक्टली मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था। तो मैंने ये सोचा आप लोगों को भी शायद हो सकता है समझना है, तो आई ब्रोक इट डाउन इन अ वेरी सिंपल वे कि अगर भैया आपके एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी तो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होगा, आप वॉयलेट कर रहे हो 1NF की रूल्स को, ऑर्डर उसमें मैटर नहीं करता। आई होप क्लियर हो गई होंगी डेफिनेशन आपको 1NF की। ब्रेकिंग इट डाउन और अच्छे से हम ब्रेक करेंगे। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिक मीन्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, आप उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो। इफ अ कॉलम कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज लाइक अ लिस्ट इट इज नॉट एटॉमिक, जैसे अभी हम देखेंगे नॉट इन 1NF। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटॉमिक का मतलब होता है आप इसको फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई हैव दिस पेन, मेरे पास ये पेन है, अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो पेन है, होप आपको कैमरे में दिख रहा होगा, अब ये जो पेन है दिस इज द एटॉमिक, व्हाई, बिकॉज आई कैन नॉट फर्दर डिवाइड दैट पेन, मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, तो ये क्या एटॉमिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई डोंट हैव एनी अदर थिंग अराउंड मी जो मैं आपको बता पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ खाने की चीजें होती है, ठीक है, मैं उसको फर्दरली डिवाइड कर सकती हूँ, तो दिस इज नॉट एटॉमिक, ठीक है। तो एटॉमिक क्या हो गया, हम इस चीज को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसको तोड़ थोड़ी ना सकते हो, बेकार हो जाएगा, तो आई कांट डिवाइड इट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली एटॉमिक इज, ठीक है।
ऐसे ही आपके अगर कॉलम है उसमें मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर रहा है तो वो एटॉमिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे सब्जेक्ट्स वाले केस में यहाँ पे दो दो वैल्यूज हैं, दिस इज नॉट एटॉमिक, दिस इज नॉट एटॉमिक। क्लियर? अगर यहीं पर ये होता सिर्फ मैथ एंड इंग्लिश तो मैं बोल सकती थी दिस इज एटॉमिक। कैन आई से यस दिस इज एटॉमिक, आई कैन से, बिकॉज आप इसको क्योंकि ये एटॉमिक क्यों नहीं, क्योंकि आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो यार। बट अब मुझे बताओ मैं इसमें क्या फर्दर डिवाइड करूंगी, राइट? एक मेरे पास रो है मैथ और एक मेरे पास रो है इंग्लिश, अब मैं इसमें फर्दर क्या डिवाइड करूंगी? कुछ नहीं कर सकती हूँ डिवाइड। तो ये हियर सब्जेक्ट कॉलम इज मल्टीपल वैल्यूज वायलेट्स 1NF, तो ये क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। बट अगर ये कंडीशन होती तो वायलेट नहीं होता, क्योंकि हमने करिए कन्वर्ट करा 1NF को, हमने फिर इसको दो बार डिवाइड कर दी कि रमेश मैथ भी ले रहा है, रमेश फिजिक्स भी ले रहा है। ऐसे सेम प्रिया इंग्लिश ले रही है, प्रिया हिंदी भी ले रही है। हमने क्या करा, फिर हमने बोल दिया कि आप एक काम करो, हम इसको फर्दर डिवाइड कर देते कि रमेश के पास मैथ्स है, अगेन रमेश के पास फिजिक्स भी है। हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया। अब हमने बोला कि भैया जो प्रिया है, प्रिया के पास भी इंग्लिश है एंड प्रिया हैज वन मोर सब्जेक्ट विच वी कॉल्ड हिंदी, तो उसके पास हिंदी भी है। क्या अब मैं बोल सकती हूँ कि ये 1NF है? यस मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि इसको फर्दर हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो दिस इज 1NF, दिस इज नॉट वायलेटिंग द रूल्स ऑफ 1NF। क्लियर? ये है नो रिपीटेटिंग ग्रुप्स। देखो हम वो वाली सारी चीजें मैं बता रही हूँ जो मैंने यहाँ पे बताई थी एटॉमिक वैल्यूज। तो ये वाला एटॉमिक वैल्यूज का मेरा मतलब ये था, जो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। वो तो सिर्फ मैंने एक थ्योरी के वे में बताई थी, बट यहाँ पे मैं विद एग्जाम्पल्स भी बताती जा रही हूँ, तो चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्योंकि पर्सनली मैंने जब पढ़ी थी तो बोल देते थे मेरे भी टीचर्स कि एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, ग्रुप्स फर्दर डिवाइड नहीं होने चाहिए, सिंगल सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, एंड आई रियली गॉट कंफ्यूज्ड कि चल क्या रहा है। तो मैंने पहले उसको आपको एक वन वर्ड लाइन भी बता दी, फिर मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से अगर एग्जाम्स में बाई चांस ये चीज लिखने को आ जाए तो आप अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे, बिकॉज ये बोलोगे कि यस राशि दीदी ने चीज हमें पढ़ाई थी। क्लियर? अब हमारे पास आता है नेक्स्ट नो रिपीटेटिंग ग्रुप्स। कोई रिपीटेटिंग ग्रुप्स नहीं होते, मतलब रिपीटेटिंग ग्रुप्स मीन सेम टाइप ऑफ डेटा स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स। मतलब आपका जो एक तरीके का डेटा है, डेटा आपका सेम टाइप का, मतलब या तो नेम होगा या आपका इंटीजर, मतलब कोई भी तरीके का जो डेटा है, मतलब नेम तो बेसिकली हमारा डेटा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अगर आपका स्ट्रिंग कलर का टाइप का डेटा है या इंटीजर टाइप का डेटा है, वो मल्टीपल कॉलम्स में नहीं होगा, रिपीटेटिंग ग्रुप्स नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के 3 ग्रुप्स बने हैं, 3 ग्रुप्स बने प्रोडक्ट के, विच रियली वायलेट्स 1NF, क्योंकि उसने बोला है नो रिपीटेटिंग ग्रुप, कोई रिपीटेटिंग ग्रुप नहीं बनेगा, और यहाँ बन रहे तो वायलेट्स कर रहे हैं। अब इसकी जगह क्या हो सकता है, अलग अलग ऑर्डर आईडीज बना दो और अलग अलग आप उसके प्रोडक्ट्स बना दो, ये चीज कर दो, बट एक साथ नहीं करोगे। दिस इज नॉट वायलेट्स दी 1NF बट दिस इज वायलेट्स दी 1NF। तो हमने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर आईडी बना दी और डिफरेंट हमने उसके प्रोडक्ट्स दे दिए। क्लियर? नेक्स्ट यूनिक कॉलम नेम्स होने चाहिए, ईच कॉलम शुड हैव अ डिस्टिंक्ट नेम टू अवॉइड कंफ्यूजन्स। जैसे आपकी आईडी आ गया, ये क्या चल रहा है, 2 बार आईडी कैसे हो सकती है? या तो आप इसको बोल दो ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टूडेंट आईडी और ये क्या है, रोल नंबर है, खत्म। कभी भी 2 कॉलम्स के सेम नहीं होंगे, वरना क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे करेक्ट देखो इन्होंने क्या करा, स्टूडेंट आईडी रोल नंबर नेम, अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो रहा। अच्छा पता चल गया ये स्टूडेंट आईडी यहाँ लिखी जाएगी, यहाँ पे रोल नंबर लिखा जाएगा, बच्चे का यहाँ पे नेम होगा। क्लियर? नेक्स्ट है ऑर्डर इररिलेवेंस। ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम डज नॉट मैटर इन रिलेशनल डेटाबेस, बोथ आर द सेम इन 1NF। ऑर्डर और जो ऑर्डर होता है रोज एंड कॉलम्स का, वो मैच मतलब वो मैटर नहीं करता, सेम होना चाहिए। मतलब रोज का ऑर्डर कुछ भी हो चलेगा एंड कॉलम्स का ऑर्डर जो भी होगा चलेगा, जरूरी नहीं है सेम हो। जैसे आप देख रहे हो आईडी नेम एज है, इधर एज नेम आईडी, डिफरेंट है आपका ऑर्डर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे जो मेन 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले तो ऑर्डर इररिलेवेंस, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये 1NF की बता रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिक कॉलम नेम्स होने चाहिए, यूनिक कॉलम नेम्स, राइट, एंड हमारे पास नो रिपीटेटिंग ग्रुप्स, नो रिपीटेटिंग ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, एटॉमिसिटी। और कोई रह गया हमारे पास, नो आई बस यही है।
ये क्या होते हैं, ये अगर आपको 1NF वाली फॉर्म में चाहिए आपको, तो आपको ये चीजें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारी फॉर्म्स ये रखे होते हैं, फिर आइडेंटिफाई करो कि विच वन इज 1NF, विच वन इज 2NF, विच वन इज 3NF। क्योंकि अभी क्या लग रहा होगा, अभी आपने सिर्फ एक NF पढ़ा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी कि क्या चल रहा है, बट जैसे जैसे हम आगे फॉर्म्स पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन पैदा होती जाएंगी। तो ये है, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड में मैं बोलती हूँ हमेशा नोट्स बना के चला करो। ऑलरेडी आपके पीपीटी मिल जाएंगे, बट खुद की नोट्स भी बना के चला करो। यहाँ पे सारे की सारी ये क्या है चीजें, ये आपके रूल्स हैं जो फॉलो करने ही चाहिए अगर उसको 1NF चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है की पॉइंट्स अबाउट 1NF। कुछ की पॉइंट्स है जो हमें याद रहने चाहिए, जैसे इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, कोई डेटा इधर उधर नहीं होगा। रिमूव कर देगा डुप्लीकेट्स और मल्टी वैल्यू डेटा को, डुप्लीकेट एंट्री हटा देगा, और अगर एक कॉलम में 2 बार कोई चीजें आ गई एंटर, तो वो उसको रिमूव कर देगा। मेक्स डेटा इजियर टू क्वेरी एंड फिल्टर, आसानी से आप उसको क्वेरी में लिख सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। बेसिस फॉर हायर नॉर्मल फॉर्म 2NF 3NF एटसेट्रा, ये बहुत सिंपल है, इसी के बेस्ड पे आगे की फॉर्म्स बनी है। बोलते हैं ना नींव रखी जाती, पहले ये होती है, फिर ये ऐसे ऐसे चली जाती है। तो ये आपकी 1NF थी जो बहुत सिंपल थी, इसके ऊपर ही और सारी आपकी नॉर्मल फॉर्म्स बनी है। इसके एडवांस नोट्स क्या है, 1NF डजंट रिमूव रेडुडेंसी कंप्लीटली, प्रॉपरली नहीं हटाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल इन द सब्जेक्ट टेबल द स्टूडेंट नेम इज रिपीटेड, इफ दे हैव अ मल्टीपल सब्जेक्ट दैट्स फाइन इन 1NF, रेडुडेंसी इश्यूज आर हैंडल्ड इन 2NF एंड 3NF। देखो आपको याद होगा, हमने जब ये सब्जेक्ट्स वाला पढ़ा था, यहाँ पे आपकी ये तो चीजें चलो सॉर्ट हो रही है, बट यहाँ पे रमेश का नेम बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे तो और बार वो रिपीट होगा। तो क्या मैं बोलूँ कि यहाँ पे मेरी जो रेडुडेंसी है वो कम हुई है? नहीं, इस केस में मेरी रेडुडेंसी कम नहीं हुई है। इसलिए जो आपकी रेडुडेंसी कम होती है वो आपकी मेजरली किस में होती है, आपकी रेडुडेंसी कम 2NF में होगी और 3NF में होगी। पूरी तरीके से नहीं होती, थोड़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है, बट प्रॉपर अगर मैं बोलूँ 100% वाला जो क्राइटेरिया वो किस में होगा, 2NF 3NF में होगा। null values in 1NF allowed but ideally avoided because nulls may indicate missing or incomplete data। null allowed होती है null values, but हम उसको avoid करते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है डेटा मिस है या फिर डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है। Primary key requirement, while technically 1NF focuses on atomicity, usually every table should have a primary key to uniquely identify each row। वैसे 1NF किस पे ज्यादा ध्यान देता है, एटॉमिसिटी पे देता है कि फर्दर डिविजन्स तो नहीं हो रहे, बट यस हमें पता है अगर टेबल है तो टेबल के पास खुद की प्राइमरी की तो होगी ही होगी, तो एवरी टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की। आई होप क्लियर हो रहे होंगे, ज्यादा कुछ इतना बड़ा नहीं है। 1NF वर्सेस फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल क्या है? A flat file can also look like 1NF, but a relation database enforces constraints, indexing and relationships। जो फ्लैट फाइल होती है सेम हमारी 1NF की तरह लगती है, बट जो 1NF होता है हमारे रिलेशन डेटाबेस में होता है, जहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग होती है, कुछ हमारे कॉन्स्टेंट्स मतलब कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ भी चीजें होती है वो हमारी डिफरेंट होती है, तो इसलिए हमारा 1NF एंड फ्लैट फाइल डिफरेंट है। आई होप सब बच्चों को 1NF क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर स्टिल हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। नाउ वी मूव इनटू द नेक्स्ट फॉर्म व्हिच इज व्हाट इज 2NF। हमें आज 1NF पढ़नी है, 2NF पढ़नी है, 3NF एंड BCNF। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अबाउट 1NF। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली 2NF इज। ओके, सो व्हाट 2NF इज, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब जैसे हमने 1NF को बोला था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में 1NF, सेम हम ऐसी 2NF को क्या बोलते हैं, 2NF को हम लोग जो बोलते हैं, जस्ट सेकेंड, वेयर इज पेन, जस्ट वन सेकेंड। तो जैसे हमारा 1NF का था सेम, ऐसे हमारा ये है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे यहाँ तो हम इसे, या हम इसको बोलेंगे अपना 2NF। अगर यहाँ कहीं भी आपको इन दो चीजों में से जो भी चीज दिख जाए तो वो चीज होगी सेम। 2NF क्या होती है, अ टेबल इज इन 1NF, आपकी पहले तो टेबल 1NF में होनी चाहिए, प्लस इट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट एग्जैक्टली पार्शियल डिपेंडेंसी इज। क्वेश्चन आता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। अच्छा दीदी समझ आ रहा है 2NF किसका मिश्रण है, एक तो टेबल हमारी सबसे पहले 1NF होनी चाहिए। मैं कही यस, वो तो दीदी आपने हमें वो जो 4 चीजें बताई थी वो हमें याद है, वो हम देख लेंगे। मैं कहा वेरी गुड। फिर अब आपने दीदी बोली हमसे कि भैया पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, अब हम वो चीज देखते हैं।
डिपेंडेंसी मीन्स वंस कॉलम वैल्यू डिपेंड्स ऑन अनदर्स कॉलम वैल्यू। मतलब ये टेबल है, ये कॉलम है, आपकी ये जो एक कॉलम की वैल्यू है ये दूसरे कॉलम की वैल्यू पर डिपेंड हो। ठीक है, पहले तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी मीन्स अ नॉन डिपेंडेंसी का मीनिंग है। तो अब हम पहले प्रॉपर पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब समझते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी मीन्स नॉन की कॉलम डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की, नॉट द फुल की। नाउ अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये दीदी ने क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया, है ना। चलो हम एक एक करके भी हम आगे समझेंगे, बट हाँ सबसे पहले हमें एक चीज समझ में आ गई कि 2NF कैसे होता है। 1NF होनी चाहिए पहले तो आपकी टेबल, प्लस उसकी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दीदी, 1NF हमें क्लियर है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मैंने बताया कि अगर आपकी एक कॉलम की वैल्यू किसी दूसरे की कॉलम की वैल्यू पे डिपेंड है तो वो डिपेंडेंसी। ओके दीदी, अब डिपेंडेंसी थोड़ा जानना था मैं दीदी, हमें तो जानना था पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। मैंने बोला पार्शियल डिपेंडेंसी वो होती है जब आपका नॉन की कॉलम डिपेंड्स अ पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की, नॉट द फुल की। दीदी कुछ समझ नहीं आया व्हाट कंपोजिट की इज, व्हाट एग्जैक्टली फुल की इज। तो मैंने कहा अभी हम एक एक टर्म को ब्रेक डाउन करेंगे फिर समझते हैं। देखो प्राइमरी की आपको सबसे पहले पता है क्या होती है। A column है combination of column that uniquely identify a row। जैसे if your key is student ID in subject together they uniquely identify a row। ठीक है, आपको पता है अगर आपके पास टेबल है तो एक ऐसे आपके पास कॉलम होगा या फिर दो कॉलम का मिश्रण या तीन कॉलम का मिश्रण जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा है आपकी टेबल को, हम उसी को क्या नाम दे देते हैं, प्राइमरी की। जैसे यहाँ पे दो चीजें करवा रही है स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट, तो हमने इसको क्या बोल दिया, दिस इज योर प्राइमरी की। क्लियर, प्राइमरी की तो आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं कंपोजिट की क्या होती है, क्योंकि कंपोजिट की का मतलब यहाँ पे पूछा जाएगा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने दीदी एक टर्म यूज करा है कंपोजिट की, तो कंपोजिट की क्या होती है अब हम वो देखेंगे। मैंने प्राइमरी की इज मेड अप ऑफ मोर देन वन कॉलम, दिस इज अ कंपोजिट की। देखो बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि प्राइमरी की है, बट प्राइमरी की हमेशा आपकी एक ही होगी। अगर दो या तीन ज्यादा कीज आ रही हो उसमें यूनिकली आइडेंटिफाई में, देन हम उसको क्या बोलते हैं, देन हम उसको बोलते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की अब समझ में आ गई। इट ऑल्सो यूनिट, ये लिख लो साथ के साथ, इट ऑल्सो यूनिफाई, नहीं इट ऑल्सो आइडेंटिफाई, it also identify uniqueness but has very but has more, आप बोल सकते हो एलिमेंट्स और द कीज। बट इन शॉर्ट आपको समझ में आ गई कि ये भी हमारे पास क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती है। अब ये चीज समझ में आ गई कंपोजिट की क्या होती है, जब एक से ज्यादा हो तो वो आपकी क्या हो जाती है, कंपोजिट की। ग्रेट। अब बात आती है नॉन की एट्रीब्यूट, जो कि यहाँ पे नॉन की कॉलम बोला गया। नॉन की एट्रीब्यूट क्या है और नॉन की कॉलम, बात एक ही है क्योंकि एट्रीब्यूट को ही हम बोलते हैं कॉलम। तो नॉन की एट्रीब्यूट एनी कॉलम दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्राइमरी की। इन द अबव टेबल टीच एंड मार्क्स आर द नॉन की एट्रीब्यूट्स, ऐसे कॉलम जो आपके प्राइमरी की का पार्ट नहीं है वो। अब हमसे बोला गया था नॉन की कॉलम डिपेंड्स ऑन अ पार्ट ऑफ कंपोजिट की, नॉट द फुल की। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे दोबारा ही आ गई टेबल। ठीक है, तो नॉन की एट्रीब्यूट है, नॉन की कॉलम समझ में आ गया, कंपोजिट की समझ में आ गई, प्राइमरी की। अब हम वो टेबल वो मतलब समझते हैं एग्जैक्टली पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या मतलब है। व्हेन अ नॉन की एट्रीब्यूट या फिर नॉन की कॉलम डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द कंपोजिट की, नॉट द होल की। मतलब आपके जो नॉन की कॉलम्स हैं जो प्राइमरी की का पार्ट नहीं है, वो किस पे डिपेंड है, आपकी कंपोजिट की पे डिपेंड है। कंपोजिट की बहुत सारी कीज होती हैं, बट यस वो होल की पे डिपेंड नहीं है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड है, कंपोजिट की पे। जैसे पार्शियल डिपेंडेंसी की एग्जांपल है आपके दे रखी है। अब आपकी इसकी प्राइमरी कौन कौन सी की होंगी, एक तो स्टूडेंट आईडी है और एक सब्जेक्ट है, क्योंकि वन स्टूडेंट कैन हैव मेनी सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ जो मार्क्स डिपेंड होंगे वो आपके स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट्स पे होंगे। टीचर डिपेंड होगा सब्जेक्ट पे, नॉट ऑन दी स्टूडेंट आईडी। हम पहले डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं। हमने इन शॉर्ट ही मान लिया स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आपकी प्राइमरी की है, बट इन शॉर्ट हमें पता है क्या है, ये आपकी कंपोजिट की है। अब मैंने बोला मार्क्स किस पे डिपेंड होगा, यार देखो सब्जेक्ट पे और स्टूडेंट आईडी पे होते हैं। अब टीचर किस पे डिपेंड होते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनको तो लेना ही देना नहीं है ना स्टूडेंट आईडी से, ये वाली चीज। अगर मैं बोलूँ मैथ जो है मिस्टर ए इज ट्रू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सो टीचर इज अ पार्शियल डिपेंडेंट वायलेशन ऑफ 2NF। दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट 2NF फेसेस। अगर हमने ये बोल दिया जो आपके मैथ है मिस्टर ए इस पे डिपेंडेंट है, टीचर पे पूरे डिपेंडेंट है, तो ये वायलेट कर रहे हैं रूल 2NF का। तो यही चीज को फिक्स करने के लिए हम 2NF लाए हैं।
थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी, बट दीदी भयंकर डाउट्स पैदा हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को भयंकर डाउट्स पैदा हो रहे होंगे। देखो ये टीचर्स है, मैथ है, ठीक है। टीचर आपके मिस्टर ए ये आपके पार्शियली डिपेंडेंट है, पूरे नहीं है। और ये बोला है अगर आपकी कोई भी जो कॉलम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे होने चाहिए, कंपोजिट की पे। अब ये जो कॉलम्स आपके हैं टीचर वाला, ये तो आपका नॉन की एट्रीब्यूट है क्योंकि ये आपकी प्राइमरी की में नहीं आ रहा, तो ये तो नॉन की एट्रीब्यूट है। ये किस पे डिपेंड होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट की पे। बट ये किस पे आपका डिपेंड हो रहा है, प्राइमरी कीज पे डिपेंड हो रहा है, जो कि गलत है, नॉट दी होल की, जो कि गलत है। इसलिए क्या कर रहा है, ये आपका वॉयलेट्स कर रहा है 2NF को। ये क्या कर रहा है, इसलिए ये वॉयलेट्स कर रहा है आपके 2NF को। क्लियर हुई ये वाली चीज आपको? तो इसलिए इन्होंने बोला है जो मैथ है वो ट्रू होगी सारे स्टूडेंट्स के लिए, बट टीचर जो है पार्शियल डिपेंडेंट है, वो वॉयलेशन हो रहा है 2NF का। तो यही वाली चीज आपकी 2NF फिक्स कर दिया है। एक तो टेबल आपकी किस में होनी चाहिए, 1NF में होनी चाहिए, प्लस नो पार्शियल डिपेंडेंसी, कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा टेढ़ा लिख देती हूँ क्योंकि लिखने में वो टेढ़ा ही आता है, बट समझ जाएगा। अब इस चीज को फिक्स कैसे करें? To remove the partial dependency, we split the table into two. हम दो डिवाइड्स में कर देंगे टेबल। जैसे सबसे पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे और इधर सब्जेक्ट टीचर आ जाएंगे, राइट। हमने टेबल को स्प्लिट कर दिया। अब हमें पता है मार्क्स किस पे डिपेंड होंगे, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट पे होंगे पूरे की पूरे। टीचर किस पे डिपेंड होंगे, सब्जेक्ट पे, जो कि सेपरेटली हमने स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। टेबल अब आपकी 2NF है क्योंकि यहाँ पे आपने टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट किस पे डिपेंड हो रहा है, सब्जेक्ट और मार्क्स पे, और टीचर आपके किस पे हो रहा है, सब्जेक्ट पे। तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग डिपेंडेंसी चल रही। तो अब क्या होगी, टेबल आपकी 2NF में होगी। तो मेन जो चीज हमने सीखी, अगर ये चीज हो रही है तो आप टेबल को क्या कर दो, स्प्लिट करो इस तरीके से कि दो डिवाइड्स में वो चीजें आ जाए और फिर वो किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो, किसी पे भी क्या ना हो, डिपेंडेंट ना हो। क्लियर? अब 2NF क्यों जरूरी है, रिमूव रेडुडेंसी। वी डोंट रिपीट मैथ मिस्टर ए अगेन एंड अगेन। हमने देखा, हमने बार बार वो अगेन रिपीट नहीं किया। अगर वो पहले एग्जांपल में करते, वो जो रमेश वाला जो चीज थी इंग्लिश वाली, तो वो भी इसी तरीके से सॉल्व होती, तो वहां पे भी हमारी रेडुडेंसी नहीं होती। सेव स्टोरेज, डुप्लीकेट डेटा हट गया तो हमारा स्टोरेज सेव हो गया। अवॉइड कर दी हमने एनॉमलीज, कैसी, अपडेट एनॉमली। अगर मिस्टर ए चेंज होते हैं मिस्टर सी में, तो हमें सिर्फ एक ही रो में अपडेट करना पड़ेगा, वरना वहां तो हमें दो रो में अपडेट करते हैं। Insert anomaly, we can insert a new subject teacher even if no student is enrolled yet। अगर कोई स्टूडेंट एनरोल्ड है तो भी कर सकते हैं क्योंकि हमने टीचर का अलग पार्ट बना दिया है। Delete anomaly, if we delete the last student in math, subject teacher information is still safe। अगर हम सब्जेक्ट्स वाले में से कोई लास्ट का बच्चा डिलीट करते हैं तो बट टीचर के पास वो इन्फॉर्मेशन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। मतलब हमने अब दो अलग अलग टेबल कर दिया। अगर इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो इस पे कोई असर नहीं आएगा, और अगर हम इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो इस पे कोई असर नहीं आएगा। अब ये क्या होंगी, आपस में सेपरेट हो गई। तो ये था हमारा 2NF। आई होप आपको 2NF भी क्लियर हो गया होगा 1NF के साथ, राइट। नेक्स्ट इज 3NF। 3NF को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने 2NF को देखा था, थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे, या हम इसको बोलेंगे 3NF। क्लियर? अब देखते हैं ये क्या होती है। 3NF comes after 2NF, 2NF के बाद होती है। इसका गोल होता है टू रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, देखो ट्रांजिटिविटी आपने बहुत छोटे में पढ़ी होगी। इन शॉर्ट में अगर आइडिया दे दूं कि ए हमारा बी से कनेक्टेड है एंड बी हमारा सी से कनेक्टेड है, तो हमारा ए भी सी से कनेक्टेड होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये वाला है, दिस इज योर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बट कोई नहीं, हमें अभी इसको एरेज कर देती हूँ। अभी जब आएगा टॉपिक अच्छे से, वी विल स्टडी दैट थिंग, ओके। तो इसका क्या रिमूव होता है, सेट 2NF का क्या आपका जो गोल था, 2NF का गोल था कि भैया नो पार्शियल डिपेंडेंसी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, राइट। एंड 3NF का क्या रूल है, वो ये बोलता है टू उसका जो है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कोई भी क्या नहीं होगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। इन दोनों के अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं। तो इसमें हम खेलेंगे किस चीज से कि भैया आपकी कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सिंपली इन अ टेबल अ नॉन की कॉलम, नॉन की कॉलम क्या, जो प्राइमरी की में इंडल्ज नहीं है वो वाला कॉलम, शुड नॉट डिपेंड ऑन अनदर नॉन की कॉलम, दूसरे कॉलम पे प्रेजेंट डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे आपके पास एक टेबल है, आपकी ये प्राइमरी की है, तो ये वाला कॉलम क्या हो गया, नॉन की कॉलम हो गया, और ये भी नॉन की कॉलम हो गया।
तो ये वाला जो कॉलम है इस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बोलता है वो। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट शुड डिपेंड ओनली ऑन द प्राइमरी की एंड नॉट ऑन द नॉन की एट्रीब्यूट। उसका मानना ये है कि भैया मैं मानता हूँ ये मेरी प्राइमरी की है, ये दोनों मेरी प्राइमरी की नहीं है, बट ये आपस में एक दूसरे से डिपेंड ना हो, ये इससे डिपेंड हो जाए, ये इससे डिपेंड हो जाए, चलेगा, बट नॉट विद द नॉन की एट्रीब्यूट। ये थोड़ी खिचड़ी पका दी, ढंग से बताती हूँ मैं भी आपको। आई शुड टेक दिस पेन, या ये आपके पास टेबल है, ये मेरा प्राइमरी की है, ये मेरा नॉन की एट्रीब्यूट है, ये भी मेरा नॉन की एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की में नहीं है। अब ये वो बोल रहा है कि ऐसा ना हो ये जो नॉन की एट्रीब्यूट है ये इस पे डिपेंड हो जाए, या ये वाला नॉन की एट्रीब्यूट इस पे डिपेंड हो जाए, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। वो ये बोल रहा है ये वाली चीज आप कर सकते हो, जो ये नॉन की एट्रीब्यूट है इस प्राइमरी की से डिपेंड हो जाए, और ये वाला भी नॉन की इस प्राइमरी की से डिपेंड हो जाए, ये चलेगा। बट ये नहीं चलेगा कि नॉन की वाले आपस में कनेक्ट हो रहे, ये नहीं चलेगा। नॉन की वाले प्राइमरी की से हो जाए, ये चलेगा, ये मुझे मंजूर है, बट ये नॉन की वाला मुझे मंजूर नहीं है। क्लियर? अब आपको जो टर्म्स पता होनी चाहिए, प्राइमरी की वो आपको पता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। नॉन की एट्रीब्यूट्स कॉलम दैट नॉट अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, ये भी आपको पता चल गया। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए, मैंने बताया मैथ्स का टर्म है कि ए आपका बी से है और बी आपका सी से है, तो ए सी भी आपस में इनडायरेक्टली कनेक्टेड होगी। क्लियर? ए आपका प्राइमरी की हो गया, यहाँ पे बी आपका नॉन प्राइमरी की है, और सी भी आपका अगर नॉन प्राइमरी की है, तो ये वो बोलना चाह रहा है, जैसे ए आपका क्या है, प्राइमरी की है, बी आपका नॉन की एट्रीब्यूट है, एंड सी भी नॉन की एट्रीब्यूट है। वो बोल रहा है आप मेरे से ए बी कनेक्ट हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी की नॉन की एट्रीब्यूट से हो जाए, जो ये वाली कंडीशन में बोल रहा हूँ, बट जो ये बी और सी कनेक्ट हो रहे हैं ये चीज ना हो, नॉन की से ना हो, ए सी हो जाए चाहे तो, मतलब एक प्राइमरी की नॉन की से हो जाए, ये वाला फंड है, बट नॉन की और नॉन की एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब हमें 3NF की क्यों जरूरत पड़ी? इफ वी कीप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी डेटा विल बी रिपीटेड। अगर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रखेंगे तो डेटा आपका रिपीट होगा, जो कि हमें रिपीट नहीं कराना। अगर कोई एक वैल्यू चेंज होगी तो हमें उसको हर जगह अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट अनॉमली आएगी जो कि हमें नहीं चाहिए। सम डेटा मे बिकम इनकंसिस्टेंट, कुछ डेटा आपकी कंसिस्टेंट ही नहीं होंगे, अपडेट ही नहीं होंगे, तो वो भी चीज हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें 3NF की जरूरत है, जिससे कि हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाली चीज हटा पाए। 3NF removes all this confusion, makes the database clearer. 3NF ये सब चीजें क्लियर कर देता है, डेटाबेस भी क्लियर हो जाता है। अब एक एग्जांपल देखो, बिफोर 3NF आपकी स्टूडेंट टेबल कैसी थी? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट एचओडी। क्लियर? अब यहाँ पे प्रॉब्लम कौन कौन सी थी वो समझो। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि प्राइमरी की हमें पता है कौन सी है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, तो चीज हमें क्लियर है, इसमें कोई भी हमें डाउट नहीं है कि प्राइमरी की हमारी कौन सी स्टूडेंट आईडी। डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट एचओडी आपके डायरेक्टली डिपेंड नहीं है स्टूडेंट आईडी पे। क्यों? क्योंकि ये अलग डिपार्टमेंट बन सकता है, राइट? अब जो डिपेंड है डिपार्टमेंट आईडी विच इज नॉट की, स्टूडेंट आईडी आपकी डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट एचओडी, दैट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। समझो, अब आपके डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट एचओडी तो कनेक्टेड नहीं है, तो ये हटा दो, बट स्टूडेंट आईडी तो आपकी डिपार्टमेंट आईडी से कनेक्टेड है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट आईडी जो है आपकी डिपार्टमेंट आईडी से है, एंड डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम से है, तो क्या हमारी स्टूडेंट आईडी डिपार्टमेंट एचओडी से हो सकती है, सॉरी डिपार्टमेंट नेम से हो सकती है? तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का केस बता रहा है। अब अगर हमें इसको फिक्स करना है तो कैसे फिक्स करेंगे? मैंने बताया था इसको दो टेबल्स में ब्रेक करेंगे, जिसमें एक तो स्टूडेंट टेबल बनेगी और एक बनेगी डिपार्टमेंट टेबल, राइट? अब इसमें क्या होगा, जो सारे नॉन के एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट टेबल पे डिपेंड होंगे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आईडी पे। कौन कौन से है? स्टूडेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी, और जो डिपार्टमेंट डिटेल्स है वो अलग स्टोर कर दी, जिससे कि यहाँ पे अगर कुछ छेड़खानी होगी तो यहाँ पे उस चीज का इफेक्ट नहीं आएगा, वो चीज आपकी क्लियर रहेगी। नो रेडुडेंसी, कोई रेडुडेंसी होगी, कोई मल्टीपल डेटा आप स्टोर नहीं करो। कंप्यूटर डॉक्टर मेथड स्टोर वंस इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग फॉर ईच स्टूडेंट, तो ये वाली चीज हो जाएगी। हर चीज के वो है कि आपको बस पता है 2NF 3NF में क्या करना है, टेबल को स्प्लिट करनी है, बट स्प्लिट इस तरीके से करनी है कि दो तरीके से आप जब बनाओ तो कोई भी डिपेंडेंसी वहां ना बचे, ना तो वहां पे आपकी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी बचे जिस 2NF का केस था, ना ही आपकी कोई कौन सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बने जो कि आपके 3NF का केस था। तो दोनों में से कोई चीज नहीं बननी चाहिए। अब इसके क्या रूल्स है? टेबल आपके ऑलरेडी 2NF में होनी चाहिए। There should be no transitive dependency, that is non-key attribute should not depend on another non-key attribute. ये दो केसेस है।
अगर हम सिंपल स्टोरी में समझे तो इमेजिन करो आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, उनके स्कूल्स है। आपने लिखा रोहन पढ़ता है डीपीएस में और प्रिंसिपल शर्मा वहाँ के प्रिंसिपल हैं। अगर आपने लिखी प्रिया भी पढ़ती है डीपीएस में, प्रिंसिपल शर्मा है। बट अगर प्रिंसिपल वहाँ के चेंज हुई तो आपको हर जगह अपडेट करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन क्या है, एक टेबल आप बना दो स्टूडेंट्स की और एक टेबल बनाओ स्कूल्स की, जहाँ पे आप स्कूल के प्रिंसिपल लिखो। अगर यहाँ पे आपको कुछ चेंज करनी है तो आप यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कोई आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली 3NF सेज। क्लियर? आई होप आपको 1NF भी क्लियर हो गया होगा, 2NF भी क्लियर हो गया होगा एंड 3NF भी क्लियर हो गया होगा, तीनों की तीनों क्लियर हो गया। नाउ हम बात करते हैं BCNF। ये 3NF का थोड़ा अच्छा वर्जन है एक तरीके से। अब पहले बात आती है कि BCNF होता क्या है। BCNF मैंने बताया ना, एडवांस्ड वर्जन है 3NF का। It was introduced because sometimes 3NF is not strict enough and still allows some redundancy। क्योंकि कभी कभी 3NF आपका इतना अच्छा नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, कभी कभी वो थोड़ी सी रेडुडेंसी अलाउ कर देता है। बट BCNF इतना स्ट्रिक्ट है कि कोई रेडुडेंसी क्या उसका आर भी नहीं आ पाएगा, इतना स्ट्रिक्ट है। In BCNF, the rules are structured to make sure every dependency is handled properly। रूल्स क्या होते हैं BCNF के? जो टेबल है आपकी BCNF में कब होगी? फॉर एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी x टेंड्स टू y, द डिटर्मिनेंट x मस्ट बी सुपर की। अब आपको पता होगा, अभी हमने पार्ट 2 जब पढ़ा था इसका, उसमें पढ़ी थी फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है, डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, एंड एक और हमने y पढ़ा था क्या होते हैं। वो अगर आपने उधर पढ़ी होगी तो वो चीज़ आपको क्लियर होंगी। बट यस, इसमें बोल रहे हैं टेबल आपकी कब होगी BCNF में? जब आपकी जो फंक्शन डिपेंडेंसी है, जो डिटर्मिनेंट है x, वो आपका सुपर की होना चाहिए। सुपर की क्या होती है? याद होगा जब हमने कीज पढ़ी थी तो सुपर की इधर आती है, देन कंपोजिट आएगी, देन प्राइमरी। कंपोज साइट की नहीं होती, एक और की होती है, मुझे भी याद नहीं आ रहा सही से वो की होती है। बट सुपर की में मानो सब चीजें आ जाती, मतलब यूनिकनेस तो आएगी ही आएगी, बाकी की भी चीजें आ जाती है। क्लियर? अब जैसे फंक्शन डिपेंडेंसी मीन्स इफ यू नो x यू कैन फाइंड y। आपको पता है, अगर आपको x पता है तो आप y फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब अगर आपको बच्चे का फॉर एग्जांपल रोल नंबर मैंने बता दिया कि भैया उस बच्चे का रोल नंबर 52 है या 25 है, तो आप बता सकते हो कि वो कौन सा स्टूडेंट है। डिटर्मिनेंट द लेफ्ट साइड ऑफ अ फंक्शन डिपेंडेंसी, आपका ये जो x है लेफ्ट साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिटरमाइनेंट। ठीक है। सुपर की क्या होता है, अब यहाँ पे समझ लो एक बार अच्छे से। अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन द टेबल। मैंने बताया ना, यूनिकनेस ही फाइंड आउट करती है। सो बेसिकली इफ समथिंग डिटरमाइंस अदर वैल्यू दैट समथिंग शुड बी अ सुपर की। अगर किसी जो डिटरमाइनर है उसने कुछ फाइंड आउट किया है समथिंग, तो वो भी क्या होनी चाहिए? हमारी सुपर की होनी चाहिए, यूनिकली फाइंड आउट करनी चाहिए। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखो, जैसे चीजें क्लियर होंगी। जैसे कोर्सेज का है, स्टूडेंट है, कोर्स है, इंस्ट्रक्टर है। फंक्शन डिपेंडेंसी आपकी क्या होगी? एक तो स्टूडेंट कोर्स हो गए और इंस्ट्रक्टर। मतलब यहाँ पे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक तो आपने बना दिया स्टूडेंट और कोर्स को एक साथ ले लिया, ये आपके एक्स हो गए, और आप इसको किससे फाइंड आउट करवा रहे हो? इंस्ट्रक्टर से। जब आपको स्टूडेंट पता है कौन सा कोर्स पर आप पढ़ा रहे, तो आप उससे इंस्ट्रक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। और या फिर अगर हम आपको कोर्स भी दे दें तो भी आप इंस्ट्रक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। बट आप कोर्स से ये नहीं बता पाओगे कि आपके सुपर की है नहीं। कोर्स आप ये नहीं कर सकते हो सुपर की है कि नहीं, क्योंकि प्रोफेसर्स में जो आपके स्टूडेंट होंगे वो तो यूनिक होंगे, वो तो आपकी सुपर की मानी जाएगी। ठीक है। बट यस, ये मैंने आपको क्या बता दी? फंक्शनल डिपेंडेंसी बता दी एक तरीके से। क्लियर? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोर्स अकेले यूनिकनेस फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वायलेट्स कर रहा है BCNF को। अगर कोई डेटा रेडुडेंसी होगी, सो देयर इज अ चांस ऑफ डेटा रेडुडेंसी, क्योंकि अगर प्रोफेसर एक्सचेंज होंगे तो प्रोफेसर जेड में, तो आपको हर जगह अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे चीज देखोगे, देखो अगर यहाँ पे प्रोफेसर एक्सचेंज हुए, प्रोफेसर यहाँ पे जेड आ गया, तो आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो रेडुडेंसी तो हो ही रही है ना, वो कम तो हुई नहीं आपकी। क्योंकि 3NF में क्या बोला था कि थोड़ी बहुत रेडुडेंसी आ सकती है, बट BCNF में बिल्कुल नहीं आएगी। तो BCNF में तो ये चीज होनी नहीं चाहिए, जिससे कि आपको अपडेट एनॉमलीज नीड हो रही है। तो ये चीजें हमें हटानी है। हम इसको कैसे फिक्स करेंगे वो चीज समझो। टेबल को मैंने बताया था, किसी भी चीज को फिक्स करना हो इस तरीके से स्प्लिट करो कि वो टेबल आपकी चीजें क्लियर कर दे। जैसे कोर्स इंस्ट्रक्टर टेबल है, कोर्स और इंस्ट्रक्टर्स की आपने अलग बनाई और स्टूडेंट्स की अलग बनाई। अब जो कोर्स इंस्ट्रक्टर वैलिड है, क्योंकि कोर्स यहाँ पे क्या होगा, एक नई की बन जाएगी। और स्टूडेंट कोर्स में तो आपको पता है स्टूडेंट तो है ही, कोई भी इशू फॉलो ही नहीं होगा।
तो अगर इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन चेंज होगी, कुछ भी होगी, तो वो आपके स्टूडेंट स्कोर्स में इफेक्ट नहीं डालेगी। तो यही आपके डिजाइन है BCNF का। अब समरी देखो, BCNF और 3NF में डिफरेंस क्या है, ये चीज समझो। 3NF allows some dependencies if the right side is a prime attribute, कुछ डिपेंडेंसीज अलाउ कर देता है, बट BCNF नहीं करता, बोलता है कि मेरी डिटर्मिनेंट्स ऊपर की ही होनी चाहिए। BCNF रिमूव कर देता है सारी इसकी सारी रेडुडेंसी आपकी। अगर हम एक तरीके से स्टोरी में समझे तो 3NF बोलता है ओके आई विल अलाउ सम एक्सेप्शंस इफ दे आर नॉट हार्मफुल, अगर ये मुझे नुकसान नहीं देंगे तो मैंने अलाउ कर दूंगा, बट BCNF बोलता है कोई एक्सेप्शन नहीं, रूल होगा हर किसी के लिए, मुझे नहीं पता। तो BCNF क्या आपका स्ट्रॉन्गर वर्जन है 3NF को, जो इंश्योर करता है कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, ना ही कोई आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो, ना ही कोई रॉन्ग डिटर्मिनेंट डिपेंडेंसी हो। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे इस लेक्चर में 1NF क्या है, 2NF क्या है, 3NF क्या है एंड BCNF क्या है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें अपना 4NF पढ़ेंगे, 5NF आई थिंक पढ़ेंगे, वो दो फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। बट यस, अगर इस टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। आज हमने पढ़ा 1NF क्या है, 2NF क्या है, 3NF एंड BCNF, वही। तो इन टॉपिक्स में कुछ भी डाउट रहा हो या इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछिएगा। बट यस, मेक श्योर कि आप पहले प्रीवियस वाले जो हमारे टॉपिक्स है, वो जो लेक्चर्स है, वो एक बार आप कवर कर लें, चीज़ों से आपको आसान हो जाएंगी। बट कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।